मैंने आपको बताया था भारत का भौगोलिक विभाजन। भारत का भौगोलिक विभाजन बताया था। भौगोलिक विभाजन, इस विभाजन में सबसे पहले हमने देखा था हिमालय पर्वत। नंबर 2 में हमने देखा उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर का विशाल मैदान। नंबर 3 मैंने आपको बताया है, तीसरे नंबर में भारतीय मरुस्थल। मरुस्थल। चौथे नंबर में हमने देखा था प्रायद्वीपीय पठार। पठार। और 5वें नंबर में लास्ट में हमने देखा भारतीय तट एवं द्वीप। तट व द्वीप। तो ये थे। इसमें हमने हिमालय पर्वत के बारे में पढ़ा, नंबर 1। नंबर 2 उत्तर का विशाल मैदान भी पढ़ लिया। अब आप लोग हेडिंग लिखेंगे भारतीय मरुस्थल। ठीक है, भारतीय मरुस्थल यहां पर समझेंगे। चलिए, तो अब हम बात कर रहे हैं भारतीय मरुस्थल। ये सबने देख रखा होगा, भारत के उत्तर पश्चिम में यहाँ को ये पूरा क्षेत्र कैसा क्षेत्र है? भारतीय मरुस्थल कहलाता है। इसे हम कहते हैं भारतीय मरुस्थल। भारत के उत्तर पश्चिम में भारतीय मरुस्थल स्थित है। इस मरुस्थल का नाम क्या है? किस नाम से जानते हैं हम इस मरुस्थल को? थार का मरुस्थल। ठीक है, देखो सबसे पहले भारत के उत्तर पश्चिम, भारत के उत्तर पश्चिम और पाकिस्तान में स्थित थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल भारतीय मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। मरुस्थल कहलाता है। ध्यान रखना, ये थार का मरुस्थल कहां कहां स्थित है? भारत और पाकिस्तान। कितने देशों में है? तो 2 देशों में स्थित है। ठीक है, भारतीय मरुस्थल या थार का मरुस्थल जिसे कहते हैं, यह 2 देशों में स्थित है, भारत और पाकिस्तान में। ठीक, भारतीय मरुस्थल लिख लेंगे। भारतीय मरुस्थल, मरुस्थल पश्चिमी राजस्थान में है। पश्चिमी राजस्थान, ये याद रखेंगे। उत्तरी गुजरात, गुजरात का ऊपर का भाग, उत्तरी गुजरात और दक्षिणी पंजाब, दक्षिणी पंजाब में विस्तृत है। 3 राज्यों में विस्तृत है। ध्यान रखेंगे, भारत के कितने राज्यों में? अगर पूछा जाए भारतीय मरुस्थल कितने राज्यों में विस्तृत है, तो 3 राज्य हैं। कौन कौन से? राजस्थान, गुजरात और पंजाब। ये 3 राज्य हैं। कितने देशों में विस्तृत है? तो 2 देश हैं। कौन कौन से? भारत और पाकिस्तान। क्लियर हो गया? तो भारतीय मरुस्थल पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी गुजरात और दक्षिणी पंजाब में विस्तृत है। तीसरी बात, मरुस्थल क्षेत्र में, मरुस्थलीय क्षेत्र में, स्थलीय क्षेत्र में अत्यधिक गर्मी होती है। अत्यधिक गर्मी रहती है और यह क्षेत्र खेती के लिए उपयोगी नहीं होता। उपयोगी नहीं होता। और यहां पर क्या मिलता है? इस क्षेत्र में, अब ये पॉइंट याद रखेंगे, इस क्षेत्र में पानी, इस क्षेत्र में मरुद्भिद वनस्पतियां पाई जाती है। मरुद्भिद वनस्पतियां, मरुद्भिद वनस्पतियां पाई जाती है। जीरोफाइट नाम सुना होगा। मरुद्भिद वनस्पतियां पाई जाती हैं जिनकी जड़ें पानी की खोज में, ध्यान रखना, पानी की खोज में, जिनकी जड़ें पानी की खोज में अत्यधिक गहराई तक चली जाती है। पानी की खोज में अत्यधिक गहराई तक चली जाती है। गहराई तक चली जाती है। इनकी जड़ें क्या होती हैं? पानी की खोज में अत्यधिक गहराई तक चली जाती है
और पत्ते, और इनके पत्ते कैसे हो जाते हैं, और इनके पत्ते कांटेदार होते हैं। कैसे होते हैं, कांटेदार होते हैं। ये इनकी विशेषता होती है। मरुद्भिद वनस्पतियों की विशेषता क्या होती है, यहाँ पर जड़ें जो होती हैं बहुत अधिक गहराई तक जाती है, और पत्ते कैसे होते हैं, कांटेदार हो जाते हैं, कांटों में परिवर्तित हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि वाष्पीकरण न हो उससे। जितने पतले पत्ते होंगे, कम कांटेदार होंगे तो वाष्पीकरण नहीं होगा। पत्ते अगर चौड़े होंगे तो वहां पर वाष्पीकरण ज्यादा होगा। जैसे यहाँ पर तराई के क्षेत्र में देखो, यहाँ वर्षा भी अधिक होती है, गर्मी भी अधिक होती है, तो यहाँ वाष्पोत्सर्जन बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ के जो पत्ते होते हैं ये चौड़ी पत्ती वाले होते हैं। जैसे साल, सागुन, शिवालिक श्रेणी में चले जाओ, सब इसी तरीके के पत्ते मिलेंगे, क्योंकि वहाँ बहुत अधिक वर्षा होती है। और वाष्पोत्सर्जन होने के लिए, क्योंकि पानी ज्यादा होगा तो पेड़ क्या करेगा, वाष्पोत्सर्जन करेगा। पानी कम होगा तो पेड़ वाष्पोत्सर्जन नहीं करेगा, वो अपनी पत्तियों को क्या कर देगा, महीन कर देगा, वो कांटे के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो अत्यधिक गहराई तक चली जाती है और इनके पत्ते कांटेदार होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा और क्या विशेषता होगी इस क्षेत्र में, जैसे जैसे मैं इनके नाम लिख दे रहा हूं, जैसे बेर, जैसे यहाँ पर बेर मिलता है, नागफनी, कटीली झाड़ियां जो होती है, नागफनी, बेर, नागफनी, कीकड़, कीकड़, रामबास सुना होगा, रामबास देखा है, रामबास, रामबास। ठीक है, बेर, नागफनी, कीकड़, रामबास आदि वनस्पतियां इसमें मिलती हैं, आदि वनस्पतियां। अनन्नास देखा होगा, आदि वनस्पतियां, वनस्पतियां उगती हैं। इस प्रकार की वनस्पतियां यहाँ पर उगती है। ठीक है, तो ये इस क्षेत्र की विशेषता है। ठीक है, ये हो गया हमारा उत्तर का विशाल मैदान के बाद अगला भारतीय मरुस्थल। क्लियर, जल्दी से इसको बना लो और फिर यहाँ से आगे बढ़ते हैं और दक्षिण की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये भी कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रायद्वीपीय पठार और भारतीय तट एवं द्वीपों को समझेंगे। पहले प्रायद्वीपीय पठार की बात करते हैं, नेक्स्ट अगली हेडिंग लिखेंगे प्रायद्वीपीय पठार। अब देखिए, प्रायद्वीपीय पठार की अगर बात करें, ये भारत का, दक्षिण भारत का क्षेत्र है। इसमें देखो, एक तो यहाँ पर मध्य प्रदेश के क्षेत्र में एक है मालवा का पठार, मालवा का पठार, एक तो ये हो गया। दूसरा यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट है छोटा नागपुर, छोटा नागपुर का पठार, बहुत इंपॉर्टेंट पठार है। तीसरा अगर हम यहाँ पर बात करेंगे, इस नर्मदा के दक्षिण में पूरा ये क्षेत्र दक्कन का पठार कहलाता है। इसे हम कहते हैं दक्कन का पठार, दक्कन का पठार। इसके अंतर्गत यहाँ को कर्नाटक का पठार भी आता है, कर्नाटक के क्षेत्र में कर्नाटक का पठार कहते हैं इसे, और इधर तेलंगाना के क्षेत्र में इसे तेलंगाना का पठार कहते हैं, तेलंगाना का पठार। तो ये पूरा क्षेत्र है दक्कन का पठार कहलाता है। तो इंपोर्टेंट है दक्कन का पठार। नर्मदा नदी के दक्षिण में त्रिभुजाकार आकृति में विस्तृत पठार दक्कन का पठार कहलाता है। ठीक है, दक्कन का पठार ये हो गया। और इसमें मालवा का पठार कहाँ स्थित है, ये मध्य प्रदेश में स्थित है, मध्य प्रदेश में, इसको याद रखेंगे, मालवा का पठार मध्य प्रदेश में स्थित है। और छोटा नागपुर का पठार, अब इसके बाद देखो, मालवा का पठार, मालवा का पठार कहाँ स्थित है, तो मध्य प्रदेश में स्थित है। छोटा नागपुर का पठार कहाँ स्थित है, तो इसको ध्यान रखेंगे, यह झारखंड में स्थित है। कहाँ स्थित है, झारखंड में। छोटा नागपुर का पठार झारखंड में स्थित है। ठीक, यह खनिज संसाधन, सबसे इंपॉर्टेंट है खनिज संसाधनों की दृष्टि से, यह खनिज संसाधनों की दृष्टि से, खनिज संसाधनों की दृष्टि से, सर्वाधिक, सर्वाधिक उपयोगी है, सर्वाधिक उपयोगी है। खनिज संसाधनों की दृष्टि से सबसे ज्यादा उपयोगी कौन सा पठार है, तो यह है छोटा नागपुर का पठार। यह खनिज संसाधनों की दृष्टि से सबसे ज्यादा उपयोगी है और इसे भारत का रूर कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, भारत का रूर भी कहा जाता है, भारत का रूर कहते हैं। भारत का रूर किसे कहते हैं, तो छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर भी कहा जाता है।
ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे आगे बढ़ते हैं तो यहाँ को मेघालय आता है, एक है मेघालय का पठार। मेघालय का पठार भी थोड़ा सा इसको समझना। मेघालय का पठार क्या है? यह छोटा नागपुर का पूर्वी विस्तार है। छोटा नागपुर का पूर्वी विस्तार क्या कहलाता है? तो छोटा नागपुर के पूर्वी विस्तार को मेघालय का पठार कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है कि छोटा नागपुर के पूर्वी विस्तार को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे मेघालय का पठार कहते हैं। और दूसरी बात, इस मेघालय के पठार में यहाँ गारो खासी जयंतिया पहाड़ियां भी स्थित है। पहाड़ियां तथा गारो खासी जयंतिया पहाड़ियां, और इस नाम से यहाँ जनजातियां भी निवास करती हैं। ठीक है, निवास करती हैं। तो मेघालय के पठार में गारो खासी जयंतिया पहाड़ियां हैं और यहाँ इस नाम की जनजातियां भी निवास करती हैं। अब दक्कन के पठार की बात की, नर्मदा के दक्षिण में त्रिभुजाकार आकृति में, याद रखना इसकी आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार आकृति में भारत का सबसे बड़ा पठार दक्कन का पठार स्थित है। तो इसको ध्यान रखना, दक्कन का पठार कहाँ है? तो ये नर्मदा के दक्षिण में त्रिभुजाकार आकृति में विस्तृत पठार को दक्कन का पठार कहा जाता है। और मालवा का पठार कहाँ स्थित है? तो मालवा मतलब मध्य प्रदेश होता है। तो मध्य प्रदेश के क्षेत्र में विस्तृत पठार को मालवा का पठार। छोटा नागपुर का पठार कहाँ स्थित है? ये झारखंड में स्थित है। ये खनिज संसाधनों की दृष्टि से सबसे ज्यादा उपयोगी है। तो सर्वाधिक उपयोगी पठार कौन सा है? तो छोटा नागपुर का पठार है। और इसकी अगर बात करें, यहाँ पर गोंडवाना क्रम के कोयला भंडार भी मिलते हैं। ठीक है, गोंडवाना क्रम के कोयला भंडार मिलते हैं। ठीक है, कोयले के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, भंडार मिलते हैं। और खनिज संसाधन सबसे ज्यादा किस पठार में मिलते हैं? तो झारखंड के पठार में। तो कौन कौन से पठार पढ़े हमने? नंबर 1 मालवा का, नंबर 2 छोटा नागपुर का, नंबर 3 मेघालय का और नंबर 4 दक्कन का पठार। तो इन 4 पठारों पर हम मुख्य रूप से चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग इसमें हेडिंग लिखो, मालवा का पठार। भारतीय प्रायद्वीपीय पठार में हेडिंग लिखना नंबर 1 मालवा का पठार, और इसमें डैश करके लिख लेना यह पठार मध्य प्रदेश में के क्षेत्र में विस्तृत है। तो इसमें पॉइंट लिख लेंगे कि यह पठार मध्य प्रदेश के क्षेत्र में विस्तृत है। यह पठार मध्य प्रदेश के क्षेत्र में विस्तृत है। जो नर्मदा के उत्तर में है लिख लेना, जो नर्मदा, यहाँ को नर्मदा है, नर्मदा के दक्षिण में दक्कन का पठार, उत्तर में मालवा का पठार। जो नर्मदा के उत्तर में स्थित है, और लिख लेना यह ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है। ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है। और इसकी आकृति भी लिख लेंगे, इसकी आकृति त्रिभुजाकार है लिख लेना, यह भी त्रिभुजाकार आकृति में है। आकृति लिख लेंगे त्रिभुजाकार है। मध्य प्रदेश में स्थित है, नर्मदा के उत्तर में है, ग्रेनाइट चट्टानों से बना है और त्रिभुजाकार आकृति है। ठीक है, ये 3 पॉइंट इसमें लिख लेना। तो ये हो गया मालवा का पठार। अब आ जाओ नंबर 2 छोटा नागपुर का पठार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से बनता है। अगला लिखेंगे छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार लिखेंगे और इसमें लिखेंगे यह पठार झारखंड में स्थित है। दूसरा पॉइंट, यह खनिज संसाधनों की दृष्टि से सर्वाधिक उपयोगी है। तीसरा पॉइंट, इस क्षेत्र को भारत का रूर कहते हैं।
इस क्षेत्र को भारत का रूर कहते हैं। अगला पॉइंट लिखेंगे, यहाँ गोंडवाना क्रम के कोयला भंडार मिलते हैं। यहाँ गोंडवाना क्रम के कोयला भंडार मिलते हैं। यहाँ गोंडवाना क्रम के कोयला भंडार मिलते हैं। गोंडवाना क्रम के कोयला भंडार मिलते हैं। ठीक है। इसके बाद अगला लिखेंगे मेघालय का पठार। नेक्स्ट लिखेंगे मेघालय का पठार। और इसमें लिख लेना यह छोटा नागपुर का पूर्वी विस्तार है। यह छोटा नागपुर का पूर्वी विस्तार है। यह छोटा नागपुर का पूर्वी विस्तार है। और लिख लेना यहाँ गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियां और जनजातियां भी निवास करती हैं। यहाँ गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियां और जनजातियां निवास करती हैं। गारो, खासी, जयंतिया, जनजातियां और पहाड़ियां और जनजातियां निवास करती हैं। इसके बाद अगली हेडिंग लिख लेंगे दक्कन का पठार। दक्कन का पठार। और इसमें लिखेंगे यह पठार नर्मदा के दक्षिण में त्रिभुजाकार आकृति में विस्तृत है। यह पठार नर्मदा के दक्षिण में त्रिभुजाकार आकृति में विस्तृत है। यह पठार नर्मदा के दक्षिण में त्रिभुजाकार आकृति में विस्तृत है। त्रिभुजाकार आकृति में भारत का सबसे बड़ा पठार है, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये है दक्कन का पठार। और इसमें लिख लेना यह पठार लावा से बना हुआ है। यह किससे बना है? यह पठार लावा से निर्मित है। लिख लेना लावा से निर्मित है। यह पठार लावा से निर्मित है। यह पठार लावा से निर्मित है। तो ये हो गया भारतीय प्रायद्वीपीय पठार भी हमने क्लियर किया। अब आते हैं भारतीय तट और द्वीपों को समझते हैं।